हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर हम हाफ चैप्टर कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने कल जो हमने पढ़ा था इसके अंदर कंप्लीट हमने जनसंख्या के बारे में हमने इसमें डिस्कस कर चुके थे। इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स हमको चैप्टर में रीड करने हैं, तो जो 3 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है बेटा, जनसंख्या संगठन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जनसंख्या संगठन के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए जनसंख्या संगठन क्या होता है। संगठन के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं, तो जिसमें आयु और लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान मतलब रहने का स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, जनसंख्या संगठन के अंदर आती हैं। तो इन सभी के अंदर क्या है, हम ग्रामीण और नगरीय जो विशेषताएं होती हैं, भाषाएं हैं, धर्म हैं, अलग अलग लोगों के व्यवसाय हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस सभी के अंदर इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बताया गया बेटा कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत के अंदर 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से लगभग 93% जो ये गांव हैं क्या है वो बसे हुए हैं। बाकी क्या कैसे हैं, वो बसे हुए नहीं है, मतलब बिखरे हुए हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे देश के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या यानी गाँव की जो जनसंख्या है उसका वितरण समान नहीं है, मतलब असमान है, कहीं कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे इसमें क्या है, बिहार और सिक्किम ऐसे राज्य जहाँ पर जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है बहुत अधिक पाया गया है, और गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में तो कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग क्या है, गाँव के अंदर ही बसता है। इसके अलावा दादर और नगर हवेली के अंदर 53% भाग को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, जितना भी एरिया वो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का ही पाया गया है। और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में, पश्चिमी राजस्थान में, कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम है, मतलब 200 व्यक्तियों से भी कम क्या है गाँव के अंदर बसते हैं। और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह जो डाटा है वो 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का जो संपूर्ण परीक्षण है वो क्या है, अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों के ही स्तर पर जिसका ना जो नगरीय और ग्रामीण उसके अकॉर्डिंग जो डाटा तैयार किया गया है वो इसके अंदर स्पष्ट किया गया है। तो ये अलग अलग एरियाज़ के अंदर क्या है, गांव की जो जनसंख्या है वो भी क्या है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्रकार का जो उसका मतलब वितरण है वो क्या है, अलग अलग है, कहीं पर कम है, कहीं पर गांव के लोग ज़्यादा पाए गए हैं। तो वो ये सब किसकी वजह से होता है, नगरीय क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर में आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधित, तो इसके अलावा शिक्षा से संबंधित जो सुविधाएं वो सारी क्या है नगर के अंदर अधिक होती हैं, इसलिए गांव के लोग गांव को छोड़कर क्या है नगर की तरफ भागते हैं और नगर के अंदर निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी क्या देखा गया है कि बेटा जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर क्या है, नगरीय जनसंख्या काफ़ी अधिक है, गांव की जनसंख्या कम है। और धीरे धीरे क्या है, गांव की जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ शहरों के अंदर मिलती है, नगरों में मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ गांव में नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए लोग गांव को छोड़कर शहर में या नगर में बस रहे हैं। और यही वजह है कि नगरों के अंदर, शहरों के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा भाषाई संगठन। नेक्स्ट टॉपिक में हम भाषाई संगठन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए भाषाई संगठन में क्या, हमारे भारत के अंदर क्या है, भारत क्या विभिन्न भाषाओं का देश है, इसके अंदर क्या है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहले जो सर्वेक्षण किया गया था वो उसमें ग्रियर्सन के अनुसार क्या बताया गया था, 1903 से 1928 के बीच में जो सर्वेक्षण किया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारे भारत के अंदर 179 तो भाषाएं थी और लगभग 544 की लगभग बोलियां बोली जाती थी उस समय। लेकिन आजकल क्या है, हमारे भारत के अंदर 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और बहुत सारी अनेक भाषाएं जो गैर अनुसूचित हैं। तो जो अनुसूचित भाषाओं में है उसमें हिंदी बोलने वाले जो हैं लोग हैं वो सबसे अधिक हैं। हमारे भारत के अंदर हिंदी बोलने वाले लोगों का जो प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे कम भाषाओं में संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, ये तीनों भाषाएं क्या है सबसे कम बोली जाती हैं। किसके अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। 3 भाषाएं कौन कौन सी तो सबसे कम बोली जाती है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। ये आपको ध्यान रखना, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी है, इसलिए हिंदी को क्या है मातृभाषा है हमारी हिंदी, और इसे राजकीय भाषा भी बनाया गया है। आगे देखिए भाषाई वर्गीकरण, जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकृत किया गया है। तो
इन्हें 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिनमें उप परिवार, शाखाएं, वर्ग और इससे रिलेटेड क्या है पूरा एक आपको डाटा दिया गया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो देखिए ये पूरी एक तालिका बनाई गई है, इसके अंदर बताया गया कि कौन से एरिया के अंदर कौन सी जो एरिया है उसके अंदर क्या है कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन के अंदर देखिए क्या बताया गया है, नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक संगठन। तो इसके अंदर भी क्या है, हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, जैन बौद्ध, ये मतलब सारे ही जो धर्मों को मानने वाले हैं हमारे भारत के अंदर क्या है, मतलब हर धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या है। तो इसके अंदर जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या बताया गया है इसके अंदर, कि जो धर्म है वो क्या है, हमारे भारत की संस्कृति और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि भारत के अंदर क्या अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे देश के अंदर क्या किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान के अंदर लोगों को अधिकार दिया गया है। तो कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में उसी धर्म का दूसरे राज्यों में क्या है, मतलब जो घनत्व बिल्कुल ना के बराबर पाया गया है। जैसे भारत बांग्लादेश सीमा में, भारत पाकिस्तान सीमा से लगे हुए ज़िलों में, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के भारतीय राज्यों, दक्कन पठार, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो धर्म है वो उसको मानने वाले लोग अलग हैं और दूसरे एरियाज़ के अंदर मानने वाले लोग अधिक हैं। तो ये डाटा बताया गया है। तो देखिए जो हमारे भारत में जो हिंदू धर्म है उसको मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 70 से 90% या उससे भी अधिक हिंदू धर्म के लोग हैं। इसके अलावा बचे हुए जो 10% है उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। तो उसमें एक तो आता है मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ ज़िलों में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के एरियो में पाया गया है। सेकंड आता है बेटा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म देखिए कहाँ कहाँ पर पाया गया है, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में और मणिपुर की पहाड़ियों में क्या है, ईसाई धर्म की अधिकता पाई गई है। ठीक है, ये था मुस्लिम और ईसाई धर्म। नेक्स्ट आता है सिख। सिख धर्म के लोग देखिए कहाँ कहाँ पर है बेटा, सिख धर्म के जो लोग हैं वो थोड़े बहुत ही हैं उनकी संख्या, वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पाए गए हैं। और इसके अलावा भारत में जो सबसे छोटा जो धर्म समूह है किसका है, जैन और बुद्ध का है। तो जैन है वो गुजरात और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में पाए गए हैं। और इन सभी धर्म के अलावा एक जनजातीय वर्ग भी है और अन्य धर्म भी हैं जो अन्य लोग धर्मों में विश्वास करते हैं। वो क्या है, छोटे छोटे समूह के रूप में पूरे देश के अंदर बिखरे हुए हैं। तो ये बताया गया बेटा 2011 का जो सेंसस है डाटा है उसके अकॉर्डिंग किस एरिया के अंदर कहाँ पर कितने कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये था धर्म से रिलेटेड। आगे आता है बेटा श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी क्या होता है बेटा, जो मतलब कार्य करते हैं, श्रम करने वाले लोगों का जनसंख्या के अकॉर्डिंग उन्हें बांटा गया है। तो इसमें देखिए इसे 3 वर्ग के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है मुख्य श्रमिक, सेकंड सीमांत श्रमिक और थर्ड आता है अश्रमिक। तो देखिए मुख्य श्रमिक क्या होते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 डेज या 6 महीने काम करता है, मतलब लगातार, मतलब पूरे साल के अंदर 183 दिन या 6 महीने जो काम करता है वो क्या कहलाता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। सेकंड आता है बेटा सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक कौन होता है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीनों से कम काम करता है। बस इसमें कम वर्ड का फ़र्क आ रहा है। 183 दिन या 6 महीने जो काम करता है वो मुख्य श्रमिक, 183 या 6 महीने से कम दिन काम करता है वो सीमांत श्रमिक, और थर्ड तो बेटा नाम से ही पता लग रहा है अश्रमिक, यानी कि जो वर्ग कुछ भी काम नहीं करता है। अब इसको ध्यान से समझो बेटा, इसके अंदर कौन कौन आते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक के अंदर कौन कौन आते हैं, ये मान के चलिए बेटा 25 साल से लेकर और 35 नहीं बेटा, इसको 50 साल तक का बोल सकते हैं। 50 साल तक का जो वर्ग है, 25 से 55 ईयर्स तक का, या जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाती तब तक का जो वर्ग है वो किसमें आता है, मुख्य श्रमिक में आता है, जो लगातार सर्विस वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है। इसके बाद जो एक ऐसा सीमांत श्रमिक, इसके अंदर क्या है, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो
जो रिटायर तो हो चुके हैं बट उसके बाद भी क्या है वो कार्य कर रही हैं। तो इसके अंदर कौन आते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद वाले, ये थोड़े से जो ओल्ड एज के जो लोग हैं जो काम करते हैं। और थर्ड आता है बेटा, थर्ड जो आता है अश्रमिक। अश्रमिक के अंदर देखिए कौन कौन से वर्ग आता है, जो बुजुर्ग वर्ग है और जो 15 साल से जो कम एज के जो बच्चों का जो ग्रुप है वो इसके अंदर आता है। हमारे भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जो समूह है वो इसी का ही है, किसका आता है, अश्रमिक का आता है। तो इसके अंदर अश्रमिक का जो प्रतिशत है वो देखिए कितना बताया गया है। भारत में श्रमिकों के दोनों मुख्य सीमांत का समूह 2011 के अकॉर्डिंग में 39% और 60% की जो मतलब विशाल जो समूह है वो किसका है, अश्रमिक का आता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसा वर्ग है जो कार्य नहीं करता है, मतलब बेरोजगार है, कुछ भी कार्य नहीं करता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग बताया गया बेटा। 2011 के अकॉर्डिंग जो श्रम वर्ग है उसे अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया, अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। अब एक देखिए इसमें एक टॉपिक आ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या है, समाज के अंदर क्या है, लोगों की जो सोच है वो बहुत ही छोटी हो गई है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, मतलब ये क्या कहा जाता है कि जो जितना भी जो कार्य है वो बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। और लड़कियों क्या है, पुराने समय में लड़कियों को घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता था, उन्हें घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं होती थी, शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज दिया जाता था, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, हमारे देश के अंदर परिवर्तन आया, देश के अंदर बहुत सारे लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए उससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उन्हीं योजनाओं के अंदर से है। इसके अंदर क्या है, हमारे देश की जितनी भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें उनके लिए क्या है, मुफ्त और कंपल्सरी शिक्षा की गई है। मतलब जो गरीब वर्ग है क्या है, वो भी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या है, वो भी अपनी बच्ची को पढ़ाकर इस काबिल बना सके कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो हमारे समाज के अंदर क्या है, जो हमारा देश है वो विकासशील है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है कि हमारा जो सभ्य वर्ग है, मतलब पढ़ा लिखा जो वर्ग है, आज भी क्या है, बेरोजगार है। आज भी लोग बच्चे जो युवा वर्ग है वो इतने पढ़े लिखे जाते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। यही कारण है कि हमारा जो देश है वो अब तक भी विकासशील श्रेणी में ही आता है, वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया है। क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो क्या है, अशिक्षित है, जिससे हम सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से जो अधिकार दिए गए हैं उनका ज्ञान नहीं है। और जो अमीर वर्ग है वो क्या है, उनके अधिकारों का आसानी से हनन कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए क्या है, हम सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे। अपने देश के अंदर क्या है, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित सभी को समान अवसर दिए गए हैं और सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए क्या है, विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर सभी बच्चे पढ़ सकें और सभी पढ़ लिखने के बाद क्या है, हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। ये अभियान चलाया गया है ताकि सभी एक दूसरे की सहायता करते हुए क्या हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें और हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है हम उसे सभी मिलकर उसे ख़त्म कर सकें। और इसके अलावा इसमें और क्या बताया गया बेटा कि जो व्यावसायिक संवर्ग है, देखिए इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, व्यावसायिक संवर्ग। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के जो श्रमजीवी यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है कृषक, सेकंड कृषि मजदूर, थर्ड घरेलू औद्योगिक श्रमिक और थर्ड आता है अन्य श्रमिक। तो इसके अंदर देखिए कृषक हैं किसान, और हमारे देश के लगभग ये मान के चलिए बेटा जो 75% एरिया के ऊपर क्या है, कृषि की जाती है। तो किसानों की संख्या सबसे अधिक है। सेकंड आता है कृषि मजदूर। कृषि मजदूर वो होते हैं बेटा जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है और वो दूसरे की खेतों के ऊपर जाकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वो कृषि मजदूर कहलाते हैं। इनकी संख्या भी काफ़ी है। थर्ड आता है घरेलू औद्योगिक श्रमिक। घरेलू औद्योगिक श्रमिक के अंदर कौन कौन आता है, जो घर के अंदर से ही कार्य कर रहे हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और लास्ट आता है अन्य श्रमिक। अन्य श्रमिक के अंदर कौन सा वर्ग आता है, जो इन सबसे अलग है, यानी कोई बिजनेसमैन है,
कोई इंस्पेक्टर है जैसे, और टीचर्स हैं, और इससे मतलब इन तीनों के अलावा जितने भी जो कार्य हैं, जितने भी श्रमिक हैं, वो सब किस में आते हैं, अन्य श्रमिक के अंदर आते हैं। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के वर्गों के अंदर इन्हें बांटा गया, अलग अलग। तो इसमें क्या बताया गया है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 54% भाग तो क्या है, कृषक हैं और कृषि मजदूर हैं, जबकि 3.8% क्या है, घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। 41% जो श्रमिक है वो क्या है, अन्य गैर औद्योगिक में क्या क्या है, जैसे व्यापार से संबंधित है, मरम्मत या मतलब जो ये मजदूर ये होते हैं, ये प्लम्बर वगैरह जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, वो उसने अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने अपने कार्य को अपनाया हुआ है, तो वो सब किस में आते हैं, अन्य श्रमिक के अंदर आते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें यही बताया गया है कि बेटा अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। हम सभी को क्या है, पढ़ लिख कर अपने देश को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा देश भी क्या है, विकासशील से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ सके और हमारा देश भी उन्नति कर सके। तो बेटा ये चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इसको शॉर्ट इजी लैंग्वेज के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर भी बेटा अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू बेटा।